लेकिन मुझे तो मालूम नहीं थी मेरे बेटे का भी डेड बॉडी इसमें ही है। उस समय न खाना न पीना, जो जितने खाना खा लिए उसके बाद भूखा प्यासा है, बर्फ खा के इन लोग ने लड़े। तो फिर उसी समय कोई अफसर वगैरह कोई आए, फिर उन्हीं को बताया। तब मैं दहशत लगी बेटा, ऊपर से मैं नीचे खाई में गिरी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज 24 साल पूरे हो गए हैं कारगिल युद्ध के। आज हम 24वीं वर्षगांठ मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस के। और आज हमारी टीम लखनऊ के उस बेटे के घर आई है जिसने सबसे कम उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश के लिए। और लखनऊ में जो लोग शहीद हुए थे उनमें जो सबसे पहला शहीद हुए थे वो थे कैप्टन सुनील जंग। कैप्टन सुनील जंग की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 8 साल की उम्र में स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ। लड़के रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी ज़िद थी कि मैं तो वर्दी ही पहनूंगा। माँ ने वर्दी सिलवाई, बच्चा मंच पर गया और उसने एक ज़ोरदार भाषण दिया मंच से कि समय आने पर मैं देश के लिए रक्त बहा दूंगा। और उसने अपनी इस बात को अक्षरशः साबित भी किया। 15 मई को दुश्मन के टैंकरों पर 25 बम फेंके, लेकिन एक गोली सुनील के माथे को पार कर गई और वो माँ भारती का वीर सपूत वहीं पर सो गया। हम कैप्टन मनोज कुमार पांडे की भी बात करेंगे, अन्य शहीदों की भी बात करेंगे, लेकिन आज बात होगी सुनील जंग की। हमारे साथ सुनील जंग की माँ वीना देवी जी हैं। उनसे जानेंगे कि वो बचपन में कैसे थे और उनकी इस पूरी यात्रा के बारे में भी आज उनसे बातचीत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइव यूपी न्यूज़ 24 पर। थैंक यू बेटा। ज़रा हमें बताइए, हमारे दर्शकों की, कैसे बचपन में थे सुनील जंग? वो तो बचपन से ही आर्मी में जाने की जिद करता था। वैसे हमारे फैमिली में भी 3 पुस्ता आर्मी में ही थे। मेरे ससुर ने भी अफसर थे, वो 65 के वार लड़े। मेरे हस्बैंड ने 71 के वार बांग्लादेश आज़ाद कराया। उस समय तो मेरी शादी नहीं हुई थी। तो घर में पूरा आर्मी के माहौल देख के उसने कहीं भी कुछ सोचा ही नहीं मुझे जाना है तो आर्मी में ही जाना है। तो फिर यहाँ हम लोग सेंटर में भी थे। वो एक्सरसाइज करते करते उन्हें कहीं ऐसे किट बैग भी फाड़ दिए। कभी अपना हाइट के लिए कभी कुछ करता। एक बार हम लोग आर्मी में तो हम लोग को बहुत घूमने को भी मिलता है, मतलब पोस्टिंग वोस्टिंग होती रहती। एक बार हम लोग को उड़ीसा में पोस्टेड थे, तो उस समय फैंसी ड्रेस स्कूल में फैंसी ड्रेस हुई थी। तो उस समय उसने यही कहा था आर्मी का ड्रेस बनाने के जिद की, तो उसके पापा को पुराना ड्रेस का वो ड्रेस बना दिए उसको। तब उसने फिर वही एक बंदूक भी वैसे ही खिलौना बंदूक भी दे दिए। तब उसने यही डायलॉग बोला था, मैं अपने देश के लिए खून का एक एक कतरा बहाऊंगा, और मरने का एक्टिंग भी की। तो उसने जवानी में उसने जो वादा किया था, मैं देश के लिए खून का एक एक कतरा बहाऊंगा, उसने जवानी में ये बात उसने पूरी की है। और उसने कभी कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना, हीरो बनना या कुछ बनना, लेकिन बनना है तो मुझे आर्मी में ही जाना। 16 साल की उम्र थी जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन्फेंट्री गोरखा राइफल्स तीनों पीढ़ियां एक ही बटालियन में थीं। इसके पहले इनके दादाजी भी गोरखा राइफल्स में थे, पिताजी भी गोरखा राइफल्स में थे, और सुनील जी की भी पोस्टिंग गोरखा राइफल्स में हुई। मैम, जब पहली बार पता चला आपको कि उनका सिलेक्शन हो गया है गोरखा राइफल्स में, वो न्यूज़ आपको कैसी लगी थी? कितना गर्व हुआ था आपको? वैसे तो हम लोग यहीं सेंटर में ही थे, जहाँ ये भर्ती हुए थे वहीं पर सेंटर में थे। इसके पापा भी ऑन ड्यूटी में ही थे। तो उसने अब कितने प्रैक्टिस की, कभी दौड़ने जाता कभी कुछ करता, लेकिन हमें उतना मालूम भी नहीं थी कि यह आर्मी में ही जाएगा। बाद में इसको सिलेक्ट हुई तो मैं भी दंग रह गई। थोड़ा मन में दुख भी लगा, अरे एक ही बेटा है, कुछ तो करता। फिर चलो मैंने अपने दिल को माना
मना लिया, चलो ठीक है कि बेटा, अब उसकी जीत भी थी, जाना है तो आर्मी में ही जाना है। मैम अगर मैं सही हूँ तो 10 मई को ये हुआ कि अब उनको कारगिल की तरफ बढ़ना होगा, और 10 मई को आपको पता चला कि वो कारगिल में जंग करने जाएंगे। आपको उसकी खबर कब मिली कि वो कारगिल अब अपने साथियों के साथ जा रहे हैं? बेटा इन लोग पूना में थे, पूना में थे, इन लोग का यूनिट पूना में गई थी। तो फिर ऐसे ही 8-9 तारीख मई को, 8-9 तारीख ऐसे मैंने सुना। तो हमारे साथ कोई ऐसे अपने यूनिट के भी थे साथ साथ में। तो बोला अभी तो जंग छिड़ रही है, जंग नहीं मतलब ऐसा ये कश्मीर में पहाड़ी पर कोई गुज्जर वगैरह बैठे हैं, कोई लोग है, रेडियो में आ रहे हैं, ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हमारी पलटन भी पुणे जाने वाली है। तो उस समय मुझे थोड़ा सा मन में एकदम से धड़क लगा क्या एकदम से। फिर मैंने सोचा ही नहीं। फिर यहाँ हमेशा ये कि मज़ार में उर्स लगती है, 12, 13, 14, 15 को लगती रहती है ना। तो उस समय हम लोग पहले जाते थे ज़्यादा चढ़ाने। मैंने बोला मेरा तो पता नहीं मन ही कैसा हो रहा है, मैं तो नहीं जाऊँगी बेटिया, तुम लोग जाओ, किसी आंटी के साथ तुम लोग जाओ, मुझे जाना। मैं सुबह से शाम तक ऐसे ही टीवी देखती ही रही थी बेटा, ऐसे ही देखती रही थी। तो इन लोग को वहाँ पुणे जाने के लिए एडवांस में भेजा था इनके ग्रुप को। तो उस समय अचानक ये हुआ कि पहाड़ी पर कोई है, तो इन लोग को अचानक वहाँ भेज दिया। पता नहीं खाना पीना भी खाए कि नहीं खाए, कितने हाथ हथियार थे, एकदम से अचानक इन लोग को भेज दिया। तो फिर जिसने मुझे बताया ये बातें वहाँ ऐसा चल रहा, लेकिन मेरा मन माना नहीं। मैं दिन भर ऐसे ही टीवी देखती रही थी, मैं कहीं नहीं गई। तो फिर उस समय अचानक 15 तारीख का ये हादसा हुआ ना, 15 तारीख का हादसा हुआ। तो टीवी में सब दिखाया, डेड बॉडी बना रहे थे, माला लगा रहे थे, सब दिखाया कईयों लड़कों का। लेकिन मुझे तो मालूम नहीं थी मेरे बेटे का भी डेड बॉडी इसमें ही है। मैंने देख लिया वो डेड बॉडी, लेकिन मुझे पता नहीं थी मेरा बेटा भी होगा इस डेड बॉडी में। देखती रही, फिर मन भी नहीं लगा, ना खाना पीना, नो नींद, नो टेंशन लगी। अचानक फिर 15 तारीख को बोलने आए। तो फिर कोई फैमिली के साथ उनके हस्बैंड, फिर मैंने इतना ही बोला, देखो हमारा सुनील का तो फ़ोन भी नहीं आया, लेटर भी उसने भेजा नहीं, मैंने कुछ पार्सल भी भेजे थे, आप बता देना, मुझे फ़ोन करे। लेकिन उन लोग मुझे ये बता नहीं पाए बेटा, सुनील का ऐसा हादसा हुआ बोल के बता नहीं पाए। तो बाद में फिर कई लोग आए मेरे घर में, सुबह 9-10 बजे से 11-12, 1-2 बजे तक कोई ना कोई आते रहे, लेकिन किसी ने नहीं बताया। बाद में इसको पापा कहीं ग्राउंड पर बैठने ऐसे धूप सेकने ने ऐसे गई थी। तो फिर उसी समय कोई अफसर वगैरह कोई आए, फिर उन्हीं को बताया। तब मैं दहशत लगी बेटा, ऊपर से मैं नीचे खाई में गिरी। उसके बाद मेरे होश आवाज़ भी नहीं थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ मेरे समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं। था तो बेटा एक ही था, लेकिन उसने अपने आप को देश के लिए सेक्रीफाइस ही किया था उसने, और कहीं नहीं सोचा। जाना तो मुझे आर्मी में ही जाना। बिल्कुल, उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम इस 9 जब से वो गए और इस 9 से 15 तारीख के बीच में आपकी आखिरी बात कब हुई उनसे? आखिरी बात तो वैसे तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो उस समय तो फ़ोन कहाँ थी, हमारे पास तो फ़ोन नहीं थी, लेटर ही आता था, बहुत पहले ही आया था लेटर। तो बाद में कई लोग उस दिन मुझे पता नहीं आए, तो मैंने बोला बहुत दिन से उसने लेटर भी नहीं भेजा, पता नहीं कहाँ है क्या नहीं है, उनको बता देना मुझे जल्दी लेटर भेजे, मम्मी टेंशन कर रही, चिंता कर रही है, जो बताने आए। लेकिन कोई मुझे बता नहीं पाए। ऐसे ही महीने भर पहले ही आया था, महीने भर ऐसे 20-25 दिन। अब लेटर ही थी बेटा, ग्लेशियर से लेटर आना भी तो टाइम ही लगता है।
फिर उसी समय इन लोग को ही जो एडवांस थे इन्हीं लोग को ऊपर भेजा। तो अब इन लोग को क्लाइमेट सेंस भी थी, क्लाइमेट शूट थी अपने शरीर में, तो अचानक इन लोग को भेज दिया। तो अब पता नहीं इन लोग ने कई दिन मेरे सुनने में मिला जो खाना थी वो तो खा लिए, कई दिन तो इन लोग ने फर्स्ट ग्रुप ने तो कई दिन इन लोग ने खाना भी नहीं खाए। कहते आदत यार भी उतने अच्छे भी नहीं थे, बर्फ चुस चुस के मरा मेरा बेटा। तो उसके बाद फिर बाद में सब पता चली या ऐसा हो रहा है करके, तो उसके बाद तो खाना पीना सब पैकेज भी गया। लेकिन सब पहले जो फर्स्ट थी उस समय न खाना न पीना, जो जितनी खाना खा लिए उसके बाद भूखा प्यासा बर्फ खा के इन लोग ने लड़े और अपने आप को कुर्बान कर दिए बेटा। आप सोचिए देश में ऐसे सपूत हैं जिन्होंने बर्फ़ खा के देश के दुश्मनों की जो नापाक हरकतें थीं उनको नासफल कर दिया। तो ये एक बहुत ही ये जो पीड़ा है ये एक पीड़ा माँ की हो सकती है। आप उसको समझिए कि एक माँ जिसका इकलौता बेटा हो और वो खो दे तो उसका दर्द क्या होता है। मैम एक वो दिन था जमावड़ा हुआ, नेता आए, सब ने अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी, बहुत सारे वादे किए जाते हैं, हम टीवी पर हम लोग भी देखते हैं। लेकिन एक आज का दिन है जब 24 साल पूरे हो गए हैं घटना के। इन 24 सालों की यात्रा कैसी रही, क्या वादे हुए, कितने वो पूरे हुए, कैसे आप लोग इन 24 सालों को आपने व्यतीत किया? देखो बेटा, वैसे तो हम लोग यहाँ के नहीं हैं, तो अब अभी तो यहीं के हो गए। उस समय हमारे जो नाते रिश्तेदार आए, थोड़े दिन आए थोड़े दिन गए, हमारी बैकिंग कोई भी नहीं थी, कोई बोलने वाला जाने वाला। मेरी तो होश आवास नहीं थी, सुनील से छोटी 2 बहनें थे। तो अब कईयों ऐसे आए, नेता लोग भी आए, कई लोग ने सही भी किया, सहयोग भी किया, कई लोग ने वादा किए लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। अब तो हम बोलते भी कहाँ जाए, क्या करें, इतना तो अब 20-25 साल तो हो ही गए हैं, अब भूल भी गए उस वादा को। फिर पीछे हमारा कौन जाता, हमारे पीछे जाने वाले बोलने वाले भी तो कोई थे ही नहीं। तो हमने फिर उतना ध्यान भी नहीं दिया बेटा, फिर किसके लिए जाए क्या करे परदेश में, फिर हमने उतना ध्यान नहीं दिया। बस मेरे बेटे ने इतना ही किया, मैं देश के लिए करूँगा, तो उसने अपने देश के लिए अपनी जान दी, उससे बढ़कर क्या हो सकता है। उसकी यादें मेरी ज़िंदगी भर मेरे दिल में रहेगी। जिस दिन मेरा अंतिम दिन होगा उसी दिन उसकी यादें भी मेरे साथ ही जाएगी बेटा। एक माँ हूँ, उससे पहले तो मेरे हंसता खेलता हंसता परिवार थी, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में आंसू के सिवा कुछ नहीं बेटा। कभी बेटियों के साथ बैठती हूँ, कभी नाती नातिन के साथ बैठती हूँ, खाती हूँ बैठती हूँ, लेकिन खाना भी तो पड़ता है बच्चों के लिए। 2 बेटियाँ हैं, उनके बच्चों के लिए करना ही है। लेकिन जो आंसू इसने मेरे दिल में दी है वो आंसू तो माँ के आंसू है बेटा, कभी आंसू ख़त्म नहीं होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। बस एक यही है, एक बेटा था, उसने अच्छा काम करके गया, मेरे सर झुकने नहीं दिया बेटा, हमेशा ऊंचा बना दिया। मेरे सर के साथ साथ अपने देश को भी सर ऊंचा करके वो चला गया। इतनी सी छोटी उम्र में अपने देश को भी महान बना के और परिवार को भी उसने अपने सिर झुकने नहीं दिया। आपके बेटे के ऊपर केवल आपको ही नहीं बल्कि समूचे देश को गर्व है। उनकी शहादत को हमेशा याद किया जाएगा। जब भी कारगिल का ज़िक्र होगा तो सुनील जंग का भी ज़िक्र होगा। मेरे साथ उनकी बहन सुनीता जी भी हैं। सुनीता जी, आपसे वो बड़े थे? हाँ, मुझसे बड़े थे, सबसे बड़े भैया ही थे। कैसे थे वो बचपन में? आप लोगों ने उनका बचपन आपके साथ बीता, उनको क्या फिल्में भी देखना अच्छा लगता था? बचपन से नॉटी तो भैया बहुत ज़्यादा थे, है ना। हाँ, जैसे नॉटी थे प्लस हेल्पफुल नेचर का, कोऑपरेटिव, है ना, ये सब तो था भैया में। और पर फिल्म्स, हाँ, फिल्म के बड़े शौकीन थे। और सलमान खान जो था उसका वो फेवरेट
उसका एक है ना, वो मतलब फेवरेट उसका हीरो। और कभी कभी अज्यूम खुद को करता भी था कि हाँ मैं सलमान खान जैसा हूँ, है ना। और मैं ये तो खैर नहीं बोलूँगी मेरा भैया इतना हैंडसम था कि वो सलमान खान जैसा तो नहीं बोला, बट स्टिल समवेयर कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो सलमान खान और उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो अभी जब भी कभी सलमान खान को देखते हैं तो एक वो भैया की छवि टाइप की नहीं थी, हाँ ये दादा है, तो उसका मतलब फेवरेट सलमान। तो जब भी हम उसको लेटर भी लिखते हैं ना तो ऊपर लिखते थे मतलब माय डियर सलमान दादा, तो ऐसे उसको लिखना पड़ता था भैया को, है ना। तो सलमान उसका बड़ा फेवरेट था और उनको गाने का भी बड़ा शौक था, है ना। तो गाना गाते थे। कौन सा गिटार उनका बजाते फेवरेट गाना था? गाना तो ये पहला पहला प्यारे, सलमान से रिलेटेड एवरी सॉन्ग, है ना। अच्छा। तो गाने के शौकीन ये सब, और साथिया तूने क्या किया नहीं है, हाँ ये सब मतलब जो सलमान के हैं सब। और प्लस मतलब एक्टिंग भी करना। यस मैम। उसने एक गाना कंपटीशन में पहला पहला प्यार है, इस गाना में जीता भी था उसने। अच्छा। कंपटीशन जीती भी थी स्कूल में। अच्छा, मतलब उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। ऑलराउंडर था वो, वैसे ऑलराउंडर, फुटबॉल खेलना, ये गिटार बजाना, फ्रेंडशिप निभाना, गाना गाना, क्यूज कंपटीशन में जाके जीत के आना, हर चीज़ उसके पास थी। लेकिन पास में हमारे साथ ही नहीं रहा, वो अपने साथ लेके गए सब। और हाँ भैया में ना एक सबसे बड़ा जो चीज़ था वो ये था कि जैसे अपने मदरलैंड नहीं होता, जैसे देश के लिए कुछ करने वाला टाइप का जज्बा नहीं होता, ये तो भैया में पहले से ही था। जैसे अभी मेरी मम्मी ने कहा है ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, तो ऐसा वाला उनके मतलब स्कूल में कभी भी कुछ कैसा भी प्रोग्राम हो, लेकिन थोड़ा है ना अगर देश से रिलेटेड हो तो उसमें पार्टिसिपेट करना बढ़ चढ़ कर। मतलब अभी तो हमको यही लगता है शायद भैया देश के लिए ही पैदा हुए होंगे, है ना। तो इसलिए फिर लास्ट में जो उन्होंने किया भी बिल्कुल अपने देश के लिए, वो मरा, तो वही है ना, एक प्राउड फील होता है। अभी कितने 24 ईयर्स हो गए स्टिल, है ना। अभी हम सबको हर कोई अगर याद करता है तो हम उनके शहीद फैमिली, है ना, मतलब उनकी वजह से हमको याद किया जाता है। तो बस एक प्राउड मोमेंट है। और फिर उनको मिस तो हम लोग पूरा जो हमारी लाइफ है पूरे लाइफ भर ही दादा को मिस तो हम करेंगे हमेशा ही, है ना, विद एक प्राउडनेस के साथ। हाँ प्राउड तो फील होता है कि भैया ने जो काम किया आज उसको याद किया जा रहा अब तक स्टिल, है ना। मैम, इस 24 साल की जो ये जर्नी रही है, ये कैसी रही आपके लिए? आपको अब ध्यान भी रखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, कि अभी 24 साल जितना भी हुआ, अब भी अगर हम भैया को करें तो शायद हमने ना, हम हमेशा भैया को मिस करते हैं और भैया को कभी नहीं लगता कि कभी हमने खोया है। हमें हर एक चीज़ में भैया की यादें हैं, भैया की मेमोरीज़ है ना, वो सब हमें याद होती है। और रही बात मम्मी पापा को देखना, हाँ वो तो है ही। खैर सबसे बड़े तो भैया ही थे और मेरी एक दीदी भी है और शी गेट मैरिड, है ना, और उसकी अपनी खुद फैमिली है और मैं अभी सबसे छोटी हूँ। वैसे अभी आई एम अनमैरिड, तो अभी बस ये कह सकते हैं हाँ कि है मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। प्लस मैं टीचिंग भी अपना करती हूँ, है इनकी, बट मम्मी भी अपना मतलब करती है, अपना देखभाल मम्मी भी खुद करती है। बट स्टिल फिर भी अब एक एज हो जाता है तो मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो एक ये है, बस अभी तो फ़िलहाल मैं ही हूँ जो देख रही हूँ मम्मी को, और पापा है फिर उनको भी देखना होता है। मैम, सरकार की तरफ से कभी आप लोग से अप्रोच किया जाता है, कभी वो लोग बुलाते हैं आप लोगों को? अगर जैसे सरकार की तरफ से अप्रोच, अगर जैसे जॉब वगैरह की बात की जाए तो खैर अब तक मुझे तो कोई परमानेंट ऐसा कोई सरकारी जॉब नहीं मिला। अगर अभी भी मैं टीचिंग करती हूँ स्टिल मैं प्राइवेट स्कूल में ही जॉब करती हूँ, है ना। तो बस ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ उनके टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो प्रॉमिसेस की गई थी कि आप लोग को भैया के नाम पे ये ग्राउंड दिया जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। खैर उस समय तो हम लोग भी थोड़े छोटे थे तो इसलिए हम लोगों को भी उतना तो नहीं पता, बट स्टिल बहुत सारे हम लोग के पास ऐसे पेपर कटिंग्स वगैरह है ना जहाँ भैया के नाम पे ग्राउंड बनने की बात की गई थी, मिनी स्टेडियम बनने की बात की गई थी। खैर अभी तक तो वो कुछ फ़िलहाल फुलफिल तो हुआ नहीं, बट मुझे लगता भी नहीं कि आगे अब कभी होगा भी, क्योंकि ये तो है ना, सरकार हर बार आती है तो वो अपनी नई सोच नई चीज़ के साथ ही आती है। तो बस जैसे सरकार चेंज होती है तो फिर उनकी जो भी पॉलिसी है जो भी नीति है वो भी चेंज होती रहती है ना। तो उस पर अब हम मतलब ऐसे तो कुछ नहीं, क्या ही बोल सकते हैं ना। बट ये है, लेकिन अगर सरकारी नौकरी की बात की जाए तो नहीं, पर हमारे फैमिली में तो हम में से किसी को भी नहीं मिला। तो मैम, आपकी अब जो सरकार है उससे क्या मांग है?
अब मांग तो क्या करूँ, इतने साल तो हो गई है। जो पहले 99 में शहीद हुए थे उस समय आए थे 1-2 साल, जैसे यहाँ के सीएम कल्याण सिंह जी आए थे। मुझे तो वो जब एक्सपायरी में बहुत रोई। उन्होंने हमें बहुत अच्छा किया था, मुझे ग्रीन कार्ड दी थी, घर में आए थे मिलने, उस समय बहुत अच्छा। फिर उसके बाद पता नहीं कौन कौन सीएम आए, मैंने तो कभी उन लोग को देखा ही नहीं। कभी भी उन लोग ने सम्मान के लिए हमें नहीं बुलाया, कभी भी। अब फिर उसके बाद जैसे ही हमारे बीजेपी के ये योगी जी आए, योगी जी ने हम लोग को बहुत मान सम्मान इज्जत हर कार्यक्रम में। भूली हुई शहीद परिवार थे, उनको भी योगी जी ने यादगार बना दिया। हर साल बुलाते, हम लोग को मान सम्मान योगी जी देते हैं। हम तो योगी जी को धन्यवाद ही देते हैं। और फिर ये उस समय मेयर साहब थे दिनेश शर्मा जी, उन्होंने हमारे 5 शहीदों का स्टैचू बनाया है स्मृति वाटिका में। उसको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। उनकी वजह से हमारे बच्चों लोग का स्टैचू बनी, नहीं तो कौन बनाता। उससे पहले का सेम वगैरह तो हम तो किसी को जाने ही नहीं। जब से योगी जी आए तब से हम तो योगी जी तो हमारा बेटा ही जैसा लगता है। इतना मान सम्मान इज्जत हम लोग को देते हैं, उससे पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं चली। हाँ, शुरू में जो कल्याण जी थे ना, उन्होंने बहुत उन्होंने सम्मान दी। उस समय 3-4 साल पीरियड में अच्छा ही हुआ था। लेकिन जो मांग थी, हमने वो मांग कभी ये देना होता, हमने कभी वो नहीं किया। अब हमारे पास तो कोई थे ही नहीं जाने वाला, हम तो रो ही रहे थे बेटा। हमारे तो होश हवास ही नहीं थी। क्या है, अब सबसे बड़ा ही बेटा जाना है तो वो माँ का हाल क्या होगी। अभी 24 साल से मैं थोड़ी शांति से जी रही हूँ। अब मैंने बताया ना, खाना तो पड़ता है, पहनना भी पड़ता है, जाने पे पड़ता है, लेकिन माँ के दिल तो रो के ही जाता है ना। अब मैं कहीं जाती हूँ, धूप में चलना पड़ता है मुझे, कितना मुश्किल होता। उस समय अगर मेरा बेटा होता तो मेरा बेटा ये काम करता। अभी हम लोग घर गए, हमारे ट्रेन के लिए इतना मुश्किल हुआ, टिकट नहीं मिली, ब्लैक में टिकट खरीदा हम लोग ने। हाँ, बोलना ही है भाई, ब्लैक में टिकट खरीदा। और वो भी घर जाना बहुत ज़रूरी। और मेरा हस्बैंड का तबीयत बहुत ख़राब, हम 2 लड़के को लेके गए थे, क्योंकि वहाँ जाना, घर में जाना हमारी कोई पेपर्स के लिए सही थी, पेपर्स करना था। तो ब्लैक में टिकट खरीदा और वो सीट कहाँ मिली, बीच वाला सीट मिली हम लोग। मैम, आपका घर कहाँ पे है? ये धर्मशाला, मेरे ससुराल हिमाचल। तो वहाँ जाना पेपर वर्क के लिए बहुत ज़रूरी, बीमारी लेके गई थी इनके पापा को, हम फोटो भी दिखाएंगे आपको। तो 2 लड़के को लेके और हम 5 जने, टिकट नहीं मिली। मैं कभी इधर गई, 2 मई के महीने में कभी उधर गई, कहाँ जाती, किसी ने टिकट नहीं। शहीद परिवार क्या है बोलते, कोई ऐसे खिल्ली उड़ाते हैं। फिर जिसको हम लोग ने सभासद बनाया, उनने तक हमें मदद नहीं की। इसके पापा ने सभासद तक बनाया था यहाँ का, उसको बोला, लास्ट में उन्हें मदद नहीं की। लास्ट में ब्लैक में टिकट, 3rd AC का 15,000 में टिकट खरीद के, और वो सीट भी बीच का मिला बेटा। हम अंकल को कैसे रखते हुआ 20 सीट में चढ़ाना मुश्किल हुआ। फिर नीचे किसी से बोल बाल के नीचे, और मुझे तो धक्का दे के 20 सीट में, बीच वाला सीट में मैं बैठी, मेरे घुटने में लगा, मैं भी बीमारी। ऐसा होता है शहीद परिवार का। ये मैं उससे योगी जी से एकदम विनती करके बोलती हूँ, कहती हूँ, सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, हमारी शहीद परिवार के लिए थोड़ा इधर आना जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। ना टिकट मिलती है, ना अच्छा सीट, पैसा होने के बाद भी तो कुछ नहीं मिलती है। ये आप प्लीज़ हम लोग को लिए करा दीजिए। अंकल का 75 एज, उस समय भी हम लोग को कुछ नहीं मिला। रो के अंकल को हम ब्लैक में टिकट खरीद के गए। आते समय भी ऐसे ही हुआ। आते समय मैं सुबह 2 बजे को गई स्टेशन, तब हम टिकट काटी, 2 बजे रात को जाके हमने टिकट काटी। और मेरी बेटी भी इतना पढ़ी लिखी है, BEd किया है, हो सके तो उनको भी एक सरकारी नौकरी के लिए आप ध्यान दीजिएगा। अनमेरिड है, प्लीज़ सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, 2 हाथ विनती करके, इतना हमारे ऊपर इतना ध्यान दीजिएगा प्लीज़ सर। तो ये अपील है शहीद परिवारों की सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। हमारी ये कोशिश रहेगी कि उन तक हमारी आपकी आवाज़ पहुँचे। तो आपने अभी सुना कि एक शहीद का परिवार है, जब
कोई शहीद होता है तो उसके घर पर हम जमघट देखते हैं, मीडिया का जमावड़ा रहता है, नेताओं का जमावड़ा रहता है, तमाम सांत्वनाएँ रहती हैं, तमाम शोक संदेश रहते हैं, समूचे देश को गर्व होता है। लेकिन उन सब के बीच आज 24 साल से ये परिवार अकेले अपने सुख दुख संघर्ष को झेल रहा है। तो ये एक देश के नाते हम सबको सोचने की बात है कि जिन बेटों ने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए देश कितना सोच रहा है, कितना कर रहा है। क्योंकि उनकी जो सेवा थी वो तो उन्होंने देश के लिए की, लेकिन एक देश के नाते, एक कृतज्ञ राष्ट्र के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, जिसमें सरकार भी है, जिसमें अन्य लोग भी शामिल हैं, इन परिवारों के प्रति भी। तो हम उस जिम्मेदारी को भी निभाएं। बाकी उन पर गर्व तो देश सदैव करता रहेगा। जब तक इस देश भारत की अखंडता की बात जब भी की जाएगी, कारगिल युद्ध की बात की जाएगी, तो ऐसे नायकों का नाम बार बार लिया जाएगा। इन परिवारों से आपको मिलाने का हमारा मकसद यही है ताकि आप जान पाएँ, उन शहीदों के बारे में थोड़ा और जान पाएँ, और ये भी जान पाएँ कि अब 23-24 साल की इन परिवारों की यात्रा कैसी रही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं नमन दीक्षित, लाइव यूपी न्यूज़ 24। शुक्रिया।